नमस्कार। सर्वधर्म संगम में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सतेंद्र भाटी। दर्शकों, भारत देश में जहां महिलाओं को देवी का दर्जा दिया जाता है, जहां महिलाओं को समाज में बराबरी का अधिकार देने की बात होती है, आज उसी मुल्क में देश की आधी आबादी के साथ कैसा दुर्व्यवहार होता है ये किसी से छिपा नहीं है। अपहरण, बलात्कार और उससे भी घिनौनी वारदात एसिड अटैक, जिसके ग्राफ में तेजी के साथ बढ़ोतरी हो रही है। उसे देखकर तो यही लगता है कि अपराध करने वालों के दिलों में कानून का कोई खौफ ही नहीं है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या कभी सुरक्षित हो पाएंगी देश की महिलाएं? आखिर कैसे लगाई जाए महिलाओं पर होने वाले तेजाबी हमलों पर लगाम? इसी पर पेश है हमारा खास कार्यक्रम, आपकी सोच आपका नजरिया। आज देश भर से महिलाओं पर तेजाब फेंके जाने की जो घिनौनी वारदातें सामने आ रही हैं, उसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। हैरानी तो इस बात की है कि ऐसी वारदात को अंजाम देने वालों का ज़मीर भी उन्हें नहीं धिक्कारता कि वो पल भर में एक हंसती खेलती जिंदगी को नर्क जैसी यातनाएं झेलने पर मजबूर कर देते हैं। आखिर कब तक यूं ही तेजाबी हमलों का शिकार होती रहेंगी महिलाएं और तार तार होती रहेगी देश की सुरक्षा व्यवस्था? कैसे लगाई जाए महिलाओं पर होने वाले अपराधों पर लगाम? क्या सही है पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था या फिर बेखौफ हो गए हैं अपराधी? कब और कैसे होगी देश की महिलाएं महफूज? आज हम इसी विषय पर चर्चा करने के लिए अपने स्टूडियो में हमने तमाम मेहमानों को आमंत्रित किया है। चलिए उनसे परिचय हम आपका करा दें। रूपा हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने 2008 में इस एसिड हमले का दंश उन्होंने झेला था और आज भी वो परेशान है उसके दर्द से। और स्टॉप एसिड अटैक एनजीओ के सदस्य आशीष शुक्ला भी हमारे साथ इस चर्चा में मौजूद हैं और कानून के जानकार एडवोकेट अतुल कुमार शर्मा भी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि बताएंगे कि आखिरकार जो लोग इस तरह की वारदातों को अंजाम देते हैं उनके खिलाफ क्या क्या कानूनी कार्रवाई हो सकती है। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। और कुछ समय के बाद मशहूर फैशन डिजाइनर और समाज सेविका संजना जॉन भी इस चर्चा में शामिल होंगी। चलिए हम अपने मेहमानों से बातचीत का सिलसिला शुरू करें, लेकिन उससे पहले देखते हैं अपनी ये खास रिपोर्ट। देश भर में महिलाओं के साथ होने वाली आपराधिक वारदातें हैं कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही हैं। अपहरण, बलात्कार और उससे भी घिनौनी वारदात एसिड अटैक, जो कि पीड़ित महिला की जिंदगी को नर्क बना देता है। महिलाओं के साथ होने वाली इस आपराधिक वारदातों का ग्राफ जिस तेजी के साथ बढ़ा है, उसने न सिर्फ देश की आवाम को झकझोर कर रख दिया है, बल्कि पुलिस और प्रशासन के सुरक्षा दावों की भी पोल खोल कर रख दी है। भले ही एसिड अटैक की वारदातों पर लगाम लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ नाबालिगों के तेजाब खरीदने पर रोक लगाई है, बल्कि तेजाब खरीदने वालों के लिए पहचान पत्र दिखाना तक अनिवार्य कर दिया है। लेकिन जमीनी स्तर पर इस कानून का कितना पालन होता है, ये किसी से छिपा नहीं है। और एसिड अटैक की वारदातों पर लगाम लगाने में पुलिस कितनी कामयाब हुई है, ये बात भी जग जाहिर है। यही वजह है कि देश के कोने कोने से एसिड अटैक की वारदातें आए दिन अखबारों और टेलीविजन की सुर्खियां बनती हैं। भारत सरकार के अनुसार दर्ज आंकड़ों की माने तो साल 2014 में देश में एसिड अटैक के कुल 310 मामले दर्ज किए गए, जिसमें सबसे ज्यादा 186 मामले यूपी में सामने आए और राजधानी दिल्ली में एसिड अटैक के 27 मामले दर्ज किए गए। मध्य प्रदेश में 53 मामले दर्ज किए गए, जबकि गुजरात में 11, हरियाणा में 7, महाराष्ट्र में 6, पंजाब और आंध्र प्रदेश में 4-4 मामले दर्ज किए गए। महिलाओं पर होने वाले एसिड अटैक के ये वो आंकड़े हैं जो पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज हैं, लेकिन जो मामले पुलिस की चौखट तक नहीं पहुंच पाए, उनकी संख्या इनसे कहीं अधिक है।
भले ही महिला सुरक्षा के नाम पर समय समय पर जनता सड़कों पर उतर आई हो, लेकिन देश भर में महिलाओं पर होने वाली एसिड अटैक की वारदातों के ग्राफ में जिस तेजी के साथ बढ़ोतरी हुई है, उससे देश की महिलाएं आज भी खौफजदा हैं। आलम यह है कि वो डर के साए में जिंदगी जीने को मजबूर हो गई है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर कब होंगी देश की महिलाएं महफूज? क्या पुलिस महिलाओं के ऊपर होने वाली इन आपराधिक वारदातों पर कभी रोक लगा पाएगी? ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। तो देखा आपने कि किस तरह से इस रिपोर्ट के जरिए पता लगा कि साल 2014 में कुल मिलाकर 310 एसिड अटैक के मामले सामने आए हैं और उत्तर प्रदेश का नाम सबसे ऊपर है। चलिए इन सभी बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले जरा रूपा से हम बात कर लेते हैं। रूपा, 2008 में आपने वो दर्द सहा है, क्या वजह रही ऐसी कि जो आपको एसिड अटैक का शिकार होना पड़ा? मतलब मेरी सौतेली मम्मी मुझे बचपन से मारना चाहती थी और वो मुझसे जलती थी। इसी कारण मैं 15 साल की थी तब उन्होंने मेरे पर रात को 2:30 बजे एसिड अटैक कर दिया सोते समय। मैंने सोचा नहीं था कि मेरे साथ ऐसा होगा, लेकिन फिर भी हुआ। चलिए रूपा, हम आपसे बात करेंगे, सभी मेहमानों से भी हम बात करेंगे, लेकिन लक्ष्मी हमारे साथ मौजूद हैं फोन लाइन पर, क्योंकि ये एक ऐसी महिला है, जब ये एसिड अटैक का शिकार हुई थी तो ये चुप नहीं बैठी, बल्कि ये उन तमाम महिलाओं के लिए भी मिसाल बन गई जो आए दिन एसिड अटैक का शिकार होती रहती हैं। और इन्होंने इस जुर्म के खिलाफ आवाज उठाई और याचिका सुप्रीम कोर्ट में भी लगा दी, जिसके बाद तो इन्होंने मुहिम जो शुरू की को मानो कि तमाम जो कारवा है इनके साथ जुड़ता गया। और यही वजह थी कि अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा की पत्नी मिशेल ओबामा ने भी इनको सम्मानित किया। लक्ष्मी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हेलो जी लक्ष्मी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच, और थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने आज हम लोगों के लिए ये प्रोग्राम रखा है। और उनको भी थैंक यू बोलना चाहूंगी जो हम लोगों को सुन रहे हैं, और सुनने के बाद काफी कुछ लोग सुनेंगे, इन सब बातों को ध्यान देंगे, और आज आप लोगों ने ये मुद्दा उठाया है। लक्ष्मी, आपसे जानना चाहेंगे, चूंकि जब आप एसिड अटैक का शिकार हुई थी तो उसके बाद आपने आवाज उठाई, काफी ज्यादा मेहनत की आपने, सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी लगाई, जिसके बाद फैसला भी आया। आज कितना बदलाव देखती हैं आप? सबसे पहला बदलाव तो मैं यही कहूंगी कि जो सोसाइटी है, और जब ये सब होता है और सोसाइटी बहुत कुछ लड़कियों के साथ, मतलब हम लोगों के साथ इतना कुछ हो जाता है, उसके बावजूद भी हमें एक्सेप्ट नहीं करते हैं लोग। लेकिन आज इतना बदलाव हुआ है तो अच्छा लगता है सोसाइटी से कि आज वो हमें एक्सेप्ट करते हैं। और मैं खुश इस बात के लिए हूँ, जो सर्वाइवर है, फाइटर के रूप में बाहर निकल के आई है, उन्होंने अपनी एक जगह बनाई है और वो अपने आप को प्रेजेंट कर रही है अंदर से, जो अंदर की क्वालिटी है। रूपा है जैसे कि आज ड्रेस डिजाइनर है, और रूपा ने बहुत हिम्मत करके बाहर निकल के आज फेस ओपन करके बाहर आती है। सब लोग ऐसी फेस ओपन करके बाहर आते हैं। कोर्ट ने भी इस तरीके से जब सुना, जब हम सब मिलके एक दूसरे का हाथ में हाथ पकड़ के जब बाहर निकल के आए, तब जाके कोर्ट में भी एक जोर से गुहार लगी कि हाँ, इस तरीके से होना चाहिए। तो अच्छा लगता है कि जिन चीजों में बदलाव आना चाहिए था वो आने लगा है, और धीरे धीरे करके बहुत सारी चीजों में बदलाव आएगा। लक्ष्मी, मैं आपके पास वापस लौटूंगा, लेकिन यहाँ पर एडवोकेट अतुल शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जरा जानूंगा। अतुल, क्योंकि जब लक्ष्मी ने अपनी सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी तो उस दौरान ये तो कह दिया गया था कि आमतौर पर जो तेजाब बिकता है उसकी बिक्री नहीं होगी, अगर कोई खरीदता है तो उसके आईडी प्रूफ और फोटोग्राफ्स भी लिए जाएंगे, ये तो कह दिया। लेकिन वो कितना अमली जामा उसको पहना है उस कानून को, वो सब लोगों के सामने। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है, क्या इसमें और भी कुछ प्रावधान हुए हैं हमारे कानून में कि जो एसिड अटैक जो लोग करते हैं उनके खिलाफ जो सख्त से सख्त कार्रवाई हो? उनके खिलाफ पहले जो डील किया जाता था 326 में इसे आमतौर पर डील करते थे जी, पर दो अलग प्रोविज़न उसमें डाली, 326 ए और 326 बी, और काफ़ी सख्त प्रोविज़न कर दिए। सज़ा कम से कम 10 साल की कर दी है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक दी है। तो इसका अगर कानूनी तौर से देखें तो कानून मजबूती से इसे देख रहा है, अगर जो सख्त कानून है, पर कानून को जो इस तरह से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है वहाँ कमी आ रही है। कानून के हिसाब से इतनी कमी नहीं है, पर कानून के डील करने के तरीके से है, क्योंकि वो डील करने के लोग पुलिस प्रशासन में हैं, और जो पुलिस प्रशासन के लोग हैं ना तो इतने कॉम्पिटेंट हैं, और कॉम्पिटेंट के साथ कई दूसरे इशू भी होते हैं
ख़ास तौर से पर्सनल इंटरेस्ट होना या लोगों का जगाना किसी पर्सनल इंटरेस्ट, तो इस वजह से जो कानून है इम्प्लीमेंट नहीं हो पाते प्रॉपरली। कानून पूरी तरह से सख्त कर दिए गए हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन की कमी होने के नाते आज भी ना जाने कितनी बेटियां तेजाब की शिकार बन जाती हैं। और आज हम इसी विषय पर चर्चा कर रहे हैं कि आखिरकार किस तरह से एसिड अटैक पर रोक लगाई जा सकती है, आखिरकार किस तरह से महिलाओं को इस वारदात से बचाया जा सकता है। हम अपने दर्शकों से कहेंगे वो भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। हमारे टेलीफोन नंबर भी लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, आप भी अपनी बेबाक राय इस विषय पर दे सकते हैं। लक्ष्मी हमारे साथ जुड़ी हुई है फोन लाइन पर। लक्ष्मी, यहाँ पर कानून में परिवर्तन हो गया है, संतुष्ट हैं आप इस कानून से? 10 साल की सजा है कम से कम। पहले तो ये भी नहीं था। सबसे बड़ी बात तो यही है कि पहले क्या होता था कि जैसे रूपा के ही केस में आप लगा लीजिए कि 1.5 साल के बाद ही तुरंत उनको बेल मिल गई है, तो अब तो इतनी सख्ती तो हो गई है कि आपको इतनी इजीली बेल नहीं मिल सकती है। और 10 साल कम से कम वो 10 साल अंदर तो रहेंगे। तो इस चीज को लेके इस बात की खुशी है कि 10 साल पहले नहीं हुआ करता था ये सब, या केस को रफा दफा कर दिया जाता था। आज इतने स्ट्रिक्टनेस दिखाई जा रही है। और जहाँ पे परिवार वालों की बात है, परिवार आज के टाइम में इतना मतलब अपने आप को इतना मजबूत कर रहे हैं, उस चीज के लिए उठा रहे हैं बात को, और आज एसिड अटैक एक मुद्दा बन के सामने आया है। पहले सारी चीजों में कोई चर्चा ही नहीं हुआ करती थी। तो बहुत अच्छी बात है कि अब ये एक मुद्दा बन गया है और इस पे बात चलती है, तो इसमें जोर पड़ रहा है और धीरे धीरे करके और इम्प्लीमेंट आ रहा है। लक्ष्मी, जानना चाहेंगे जिस तरह से आपके ऊपर एसिड अटैक हुआ उसके बाद आपने मुहिम यहाँ पर चलाई है, क्या आपको लगता है कि सरकार आपको पूरा सपोर्ट कर रही है? देखिए, शुरुआत में तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं था, और अभी धीरे धीरे करके एक इम्प्लीमेंट आ रही है। लेकिन जिस तरीके से शुरुआत कहा गया था, सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर था 2013 का, जो 2006 में मैंने PIL डाली थी, उसमें ही आया था कि 3 लाख का मुआवजा दिया जाएगा। लेकिन वो शुरुआत कौन देगा, उसको किस तरीके से उसकी हेल्प होगी? शुरुआत में जिस तरीके से एसिड अटैक होता है और एकदम तुरंत में ट्रीटमेंट की जरूरत होती है, पैसे की जरूरत होती है, लेकिन शुरुआत में कौन करेगा, कैसे देगा? इन सब चीजों में कोई आगे बढ़ के आता नहीं है जल्दी। जब तक उसको पुश नहीं किया जाता है, चिल्लाया नहीं जाता है, तो इस तरीके से कोई इसमें बात नहीं करता है। तो यही दिक्कत है कि जिस तरीके से अभी अतुल जी ने बताया है कि इतना ध्यान से नहीं देखा जा रहा है कि कोर्ट अपना स्ट्रिक्ट लॉ निकाल रहा है, लेकिन उनके नीचे जो काम कर रहे हैं वो उस मुहिम को ठीक से चला नहीं पा रहे हैं, उस चीज में बात नहीं कर पा रहे हैं, काम नहीं हो पा रहा है उस चीज में, इम्प्लीमेंट पूरी तरह से नहीं हो पा रहा है। लक्ष्मी, एक और अहम बात आपसे जानना चाहूंगा कि जिस तरह से आपके ऊपर ये हमला हुआ उसके बाद आपने बहुत बड़े चैलेंज को फेस किया, लेकिन घर वालों की अगर हम बात करें, चूंकि आप एक परिवार से ताल्लुक रखती हैं, परिवार ने कितना सपोर्ट किया इस दौर में आपको? इस चीज में मैं बहुत लकी रही हूँ कि मेरे परिवार वालों ने मुझे शुरुआत से अब तक में बहुत सपोर्ट किया है। मेरे मम्मी पापा ने, मेरा एक छोटा भाई था, और उन लोगों ने बहुत शुरुआत से बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है। आज मैं जो भी कुछ उन लोगों की वजह से यहाँ पे हूँ। और लेकिन इस लड़ाई में लड़ते लड़ते मैंने अपने पापा को भी खो दिया और अपने भाई को भी खो दिया। अब वो इस दुनिया में ही नहीं है। तो ये सिर्फ मेरे साथ ही नहीं, ये हर जिसके ऊपर एसिड अटैक होता है, मैं शुरुआत से ये बात हमेशा बोलती हूँ कि एसिड अटैक सिर्फ एक लड़की पे ही नहीं हो रहा है, उसके पूरे परिवार के ऊपर हो रहा है। तो पूरा परिवार ये सब झेलता है इस चीज को, तो कहीं ना कहीं ये मेंटली डिस्टर्ब परिवार का एक इंसान आ ही जाता है। तो उस दौरान लेकिन मेरे परिवार वालों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। उसके बाद धीरे धीरे करके अब मेरा एक परिवार और बना है। स्टॉप एसिड अटैक हमारा कैंपेन है जी। तो इस दौरान ये हमारी फैमिली, हम सब लोग हैं, और स्टॉप एसिड अटैक ने हमें बहुत सपोर्ट किया है। आज हम सब लोग मिलके ये मुहिम चला रहे हैं। चलिए लक्ष्मी, आप बनी रहिएगा हमारे साथ, हम आपसे और भी चर्चा करेंगे। रूपा हमारे साथ मौजूद हैं और स्टॉप एसिड अटैक से आशीष शुक्ला भी हमारे साथ मौजूद हैं। रूपा, मैं आशीष के पास जाऊंगा, लेकिन उससे पहले आपसे जानना चाहूंगा परिवार से आपको कितना सपोर्ट मिला, क्योंकि आपकी जो कहानी है वो परिवार से ही जुड़ी हुई है। कि आमतौर पर देखा जाता है कि बाहर का कोई व्यक्ति तेजाब का शिकार बनाता है महिलाओं को, लेकिन आपकी तो खुद सौतेली माँ ने आपको ये दर्द दिया है। मुझे परिवार से इतना खास सपोर्ट नहीं मिला। जो भी कुछ हुआ, मतलब जब मेरे पर अटैक हुआ था, मेरे पापा ने ही मुझे सपोर्ट नहीं किया था, उन्होंने मम्मी को सपोर्ट किया था। एन तने पे जब अटैक हुआ था, 1 महीने के बाद पापा ने मुझे बिल्कुल मेरा सपोर्ट मुझे छोड़ दिया था, कि बोलने लगे कि मैं तेरा इलाज नहीं कराऊंगा। उस समय चाचा ने मेरा इलाज कराया और मुझे हिम्मत दी बस।
वही है, चाचा की वजह से आज मैं इस जगह पे बैठी हूँ। शायद मैं इस दुनिया में नहीं होती अगर वो नहीं होते तो। रियल आपके अंकल हैं वो? हाँ, उन्होंने ही मुझे बचपन से पाला था। मैं 2 साल की थी, मेरा भाई 9 दिन का था, तभी मेरी मम्मी की डेथ हो गई थी। तब से उन्होंने पाला। अटैक से 1 साल पहले मम्मी ने अपने पास बुलाया प्यार से, 1 महीने के बीच में उन्होंने ये सब कुछ कर दिया। आशीष, आप इस कैंपेन चला रहे हैं, मुहिम को आप चला रहे हैं, लक्ष्मी के साथ, आलोक के साथ आप जुड़े हुए हैं, किस तरह के मामले सामने ज़्यादा आते हैं और किस तरह से फेस करते हैं आप इस तरह के मामलों को? देखिए, ज़्यादातर मामले तो जो हम लोगों ने पाया है इस 2 साल के बीच जो हमने काम किया है, उसमें ज़्यादा केसेस यही हैं कि या तो जिलेट लवर होते हैं जो एक तरफा प्यार में या शादी का प्रपोजल दिया, लड़की ने ठुकरा दिया, तो एक पितृसत्तात्मक सोच को लेकर जो ज़्यादा अटैक्स होते हैं, मतलब मेरी लड़की ना कैसे कर सकती है, तो ये सोच को लेकर ज़्यादा अटैक हुए हैं। और ज़्यादातर अब केसेस तो मतलब बहुत लोगों पे हो रहे हैं, पुरुषों पे भी हो रहे हैं और जानवरों पे, मतलब तमाम। अब तो एसिड एक वेपन की तरह यूज़ हो रहा है सोसाइटी में, क्योंकि मार्केट में बहुत आसानी से अवेलेबल है और बहुत बोतल 20 रुपए की मिल जाती है वो एसिड, आप आसानी से। और अभी जैसा कहा कि इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा, चीज़ों का अनुपालन नहीं हो रहा, आदेश तो बहुत सारे आ गए हैं। वही है कि आप किसी शॉपकीपर के पास जाते हैं, हमने एक मूवमेंट किया था, एक कैंपेन स्टार्ट किया था शूट एसिड करके, और हम तमाम वॉलंटियर से अपील भी किए थे कि आप जाइए अपने पास के जो शॉपकीपर है वहाँ पर एसिड कैसे मिलता है उसका डॉक्यूमेंटेशन कीजिए, वीडियो डॉक्यूमेंटेशन कीजिए, मतलब सिटीजन जर्नलिज्म टाइप का हमने अपने वॉलंटियर से अपील की थी। तो वहां पर गए, मतलब लक्ष्मी खुद गई थी, रूपा भी गई थी, तो इन लोगों को एसिड बहुत आसानी से मिल गया था, इन्होंने पूरा वीडियो डॉक्यूमेंट बनाया था। तो जब हमने बात की वहां पर कि आप लोग क्यों बेच रहे हैं, तो उन्होंने कहा मुझे पता ही नहीं, मतलब जो ऑर्डर आया है उसको लेकर आपने जमीनी स्तर पर काम ही नहीं किया, तो उस ऑर्डर का आने का फायदा क्या है? मतलब उस तक डिलीवर्ड ही नहीं हो रहा है, जो बेच रहा है उस तक डिलीवर्ड ही नहीं हो रहा है, ना उसका रजिस्टर मेंटेन है, ना वो आईडी प्रूफ लेता है किसी से। और दिक्कत ये बात आती है, जैसे हम झुग्गी झोपड़ी में गए, वहां पर बात किया कि आप लोग एसिड क्यों यूज करते हैं, तो एसिड की जो प्राइस है वो 20 रुपए में है, हार्पिक है आपका टॉयलेट क्लीनर है वो 70-80 रुपए मिलता है। तो मतलब सरकार को सब्सिडाइज रेट पर इस तरह के टॉयलेट क्लीनर निकालने होंगे जिससे वहां पर इसको मार्केट में रिप्लेस किया जा सके, क्योंकि किसी चीज का बैन मतलब सोल्यूशन नहीं है। मतलब एसिड आप रेगुलेट कर सकते हो मगर बैन नहीं कर सकते हो। मतलब बहुत चीजों से, मतलब आप घर में नाइफ होती है उसको कुछ भी नुकसान हो सकता है, मतलब ब्लेड होती है उससे भी नुकसान, तो बैन करना सोल्यूशन नहीं है। तो काम जो है वो रूपरेखा पे नहीं हो रहा है, वो केवल कागजी कार्यवाही पर हो रहा है। ऐसे 3 लाख कंपनसेशन की बात कही गई थी, वो अभी तक यूपी गवर्नमेंट ने इनिशिएट लिया, जिसमें 80 सर्वाइवर्स को उन्होंने पहली फेज में लिस्ट जारी की है और उन्होंने अस्पताल का कैटेगराइजेशन भी किया है, उन्होंने 5 अस्पताल को कैटेगराइज किया जिसमें एसिड अटैक सर्वाइवर्स का इलाज होगा। मगर ये केवल किनको पता है, ये जो काम कर रहे हैं इशू पर उनको पता है, मगर एक पब्लिक रिपोर्ट जाना चाहिए, जो शासनादेश होता है जो तमाम हॉस्पिटल को जाना चाहिए या फिर उन तमाम जगह जाना चाहिए। तमाम अभी एक केस है बिहार का, वहाँ फोन आया था मेरे पास आज, उन्होंने कहा कि उसके ऊपर लड़की ऊपर एसिड अटैक हुआ है, ये 3 मई को हुआ है और उससे पूछ रहे हैं, उससे डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं, मेडिकल स्टेटस मांग रहे हैं, बल्कि उसने FIR दे रखी है, FIR में 326A लिखा है, तो उसके बावजूद भी उसे कंपल्सन नहीं मिल रहा है। तो अब इन ऑर्डरों का क्या किया जाए? मतलब ऑर्डर आ जाने से, केवल फ्रेम में रख देने से मेरी समझ से कुछ नहीं होगा, उनको आगे काम करना होगा। जरूरत है इस वक्त ये जागरूकता की, लोगों को बताने की कि आखिरकार अगर ऐसा होता है, अगर कोई एसिड अटैक का शिकार किसी को बनाता है तो किस तरह से उनको जानकारी हो, और साथ ही साथ सरकार से वो मांग करें कि हमको इससे बचाया जाए और हमारी मदद भी हो सके। मशहूर फैशन डिजाइनर और समाज सेविका संजना जॉन भी हमारे साथ मौजूद हैं, जुड़ चुकी हैं, काफी देर से आए लेकिन बहरहाल अभी हमारे साथ मौजूद है। संजना, बहुत बहुत स्वागत है आपका। संजना, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से एसिड अटैक का एक गंभीर मामला है, आप भी समाज से जुड़े हुए लोगों के साथ रहते हैं और उनकी मदद भी आप करते हैं, उनके लिए काम भी आप करते हैं, लेकिन जो ये गंभीर मुद्दा है महिलाओं को खास तौर से ध्यान में रखते हुए, क्या लगता है कि आखिरकार कैसे लगाम लग पाएगी इस पर? आई थिंक सबसे ज़्यादा उनको प्रोटेक्शन देने में क्राइम प्रिवेंशन ज़रूरत है, और इसके लिए जितना मैंने देखा है लोग महिला प्रोटेक्शन के बहुत बातचीत होते हैं, जब एक्चुअलिटी में अगर एक सड़क पर भी किसी का कुछ हो रहा है कोई मदद करने के लिए नहीं जाते। पुलिस आने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। हर एक जो भी जहाँ भी अगर आप किसी को कोई प्रॉब्लम में देखते हैं, आई थिंक सिटीज़न का एक ड्यूटी बनता है वहाँ जाके मदद करने का। और जैसे अभी आप लोग बात कर रहे थे, एसिड इतनी फ्रीली अवेलेबल है, तो मैं डिसएग्री करती कि ये ब्लेड या एक नाइफ वो बहुत
कम क्या बोलते तकलीफ पहुंचवा सकते हैं, लेकिन एसिड ऐसा चीज़ है किसी की लाइफ डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तो उसका अगर इतना ज़रूरत है कोई चीज़ में, डेफिनेटली उसको मिलने में बहुत ज़्यादा रेगुलेशंस रूल्स करना मेरे हिसाब से ज़रूरत है, क्योंकि कई बाइक में जाते हुए किसी पर फेंक रहे हैं, गाड़ी में बैठे हुए किसी पर फेंक रहे हैं। सो इसका एक नाइफ या एक ब्लेड से काफ़ी ज़्यादा आई थिंक डेंजरस है एसिड, जो तेज़ाब जो चीज़ है। हाँ। और दूसरी बात, अगर हम ऐसी चीज़ फ्रीली अवेलेबल कर रहे हैं और आजकल ज़्यादा मीडिया से लोगों को इसका यूज़ समझ आ रहे हैं, सो आई थिंक जिल्टेड लवर हो, जैसे प्रेमिका जो जिसको निराशा हुआ है या किसी को दुख पहुंचवाने के लिए, इट्स अ मोस्ट यूज सबसे ज़्यादा खतरनाक वेपन बन चुके हैं, क्योंकि एक गन मिल नहीं सकते इतना आसानी से, और तेज़ाब एक गन से ज़्यादा आई थिंक एक बॉम्ब की तरह एक एक्सप्लोजन हो पाते हैं। और आई थिंक हम एक सबको शॉपकीपर जिसके पास ये अवेलेबल है उसको भी अगर वो फ्रीली लोगों को दे रहे हैं विदाउट प्रॉपर चेकिंग, तो उसको पहले हमें लीगल एक्शन लेने चाहिए, क्योंकि उसकी हाथ से वो पहुंचवा रहे हैं किसी को दर्द और इसकी लाइफ, पूरे परिवार की लाइफ डिस्ट्रॉय करने के लिए। सो ये चीज़ हर एक स्टेट ही नहीं, जहाँ जहाँ तक ये एसिड जो पहुंचवाते हैं हर जगह पे स्ट्रिक्ट लॉ उस पर भी रोक लगानी होगी और उनकी तरफ भी कड़ा रुख अपनाना होगा। बिल्कुल संजना, देखिए जैसा कि आपने कहा कि ये एक जो चाकू और तलवार या ब्लेड का जो जख्म होता है उससे कहीं ज़्यादा दर्द ये देता है, क्योंकि रूपा हमारे साथ मौजूद है, पिछले 7 सालों से इसका वो दर्द लगातार झेल रही हैं। लक्ष्मी भी हमारे साथ फोन लाइन पर बनी हुई है। लेकिन आशीष, आपसे हम जानना चाहेंगे, संजना ने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि पुलिस आके वहां पर बचाए, आम लोग जो हैं वो इतने एक्टिव हों कि अगर कोई भी व्यक्ति इस तरह की हिमाकत करता है तो वो ये ना कहें कि पुलिस को वो बुलाएं या इंतजार ना करें। अगर वही लोग इतने जागरूक हों और इतने स्ट्रिक्ट हो जाएं तो शायद इस तरह की वारदात को अंजाम देने से पहले बंदा सोचेगा जरूर। देखिए, हमने कैंपेन किया था स्पॉट ऑफ शेम। आपके शहर का जो यहाँ पर कोई ऐसी घटना हुई है, महिला के साथ रेप हुआ है, मोलेस्टेशन हुआ है, ऐसी अटैक्स हुआ है, हम तमाम शहरों में गए थे। दिल्ली में 2 जगह हमने किया है। हमने मतलब वहाँ पर था उस प्लेस पे जाके ये बात करना, लोगों को मोबिलाइज करना कि जो ये स्पॉट है आज यहाँ पर लड़की, आपने एक्शन नहीं लिया है, आपने एक्शन नहीं लिया है। आप अगर एक्शन लेते हो तो लड़की बच सकती थी। सोसाइटी से वहाँ इंटरेक्ट किया हम लोगों ने। हमने कहा कि पुलिस की जरूरत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हम रिस्पॉन्सिबल होने चाहिए, सोसाइटी में हम रहते हैं, ऐसे अटैक्स हमारी जिम्मेदारी है। मतलब होता है तो मतलब हम कहीं गलत हैं, हमारे भी जैसा कोई है जो इस सोच का जीवित है, मतलब वो इस हमको तोड़ रहा है। तो हमने सोसाइटी में जाके, मतलब हम नुक्कड़ सभाओं में इकट्ठा हुए, क्योंकि हमारा जो देश है वो नुक्कड़ से बना है, गाँव से बना है। तो हम वहाँ रूरल एरिया में गए और वहाँ पर एक मतलब इस तरह के गैदरिंग करते थे लोकल वॉलंटियर्स के थ्रू, या फिर जो आसपास के लोग होते थे उनसे यही कहते थे कि आप आगे आते तो हो सकता है घटना ना होती। होता क्या है कि एसिड अटैक जब होता है तो लोग करीब नहीं आते हैं, मदद नहीं करते हैं, क्या करें पता नहीं है। तो उस लेवल पर लेकर हमारी अवेयरनेस नहीं है। मतलब अवेयरनेस ऐसी होनी चाहिए, जब किसी को भी कुछ दर्द, मतलब कोई अगर पीड़ा में है तो हमें आगे आना होगा। मुख्य कारण क्या देखते हैं आप इस घटना का? मतलब मुख्य कारण एसिड अटैक्स का तो यही होता है कि आदमी अपना हक जगाने के लिए, अपनी भर्सना निकालने के लिए, अपना फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए वो इस तरह का यूज करता है। मतलब एसिड को लेकर बहुत सारा क्राइम अब तो बहुत आसानी से अवेलेबल है। मैं कहता हूँ ना कि एसिड इतना आसानी से अवेलेबल है, जब कोई मार होती है, मतलब आप 2 गुट आपस में मारपीट करते हैं तो दोनों तरफ से एसिड फेंका जाता है। ये अब जितने केसेस हुए मैंने देखा कि बहुत सारे केसेस मैंने मतलब मेल सर्वाइवर से आ रहे हैं मेरे फोन आते हैं, बहुत सारे मेल सर्वाइवर्स के फोन आते हैं, उनको मतलब वो बताते हैं कि उनके साथ क्या घटना हुई है। तो मतलब कि ये एक वेपन के रूप में डेवलप हो गया है, मतलब बहुत पहले वेपन को, और इसको लेकर जमीनी स्तर पे कुछ नहीं हुआ है, अनुपालन के मतलब मिल ही नहीं रहा। मतलब रेगुलेशन की बात हो रही है, रेगुलेट हुआ ही नहीं है। मतलब 1% रेगुलेट नहीं हुआ है। मतलब मैं लगातार मैं देखता रहता हूँ, मैं जब भी निकलता हूँ तो लगातार मैं देखता रहता हूँ कि एसिड बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है। और बहुत सारा कैंपेनिंग मीडिया ने भी किया है, बहुत सारा मीडिया ने किया है, बहुत सारा दिखाया कहाँ मिल रहा है, मगर उस पर कुछ काम नहीं हुआ है, कोई कार्रवाई नहीं हो पाई, कोई कार्रवाई नहीं हुई है। संजना, आपको क्या लगता है, क्या समझती है इसके मुख्य कारण क्या है? इसकी वजह एक यह है कि आसानी से अवेलेबल हो जाता है, या फिर ये मार करने का एक अच्छा हथियार है, या फिर वही जो एक तरफा प्यार लोग जताते हैं, अपना अधिकार जताते हैं, अगर कोई उसको मानने से इनकार करता है, या फिर वो मुख्य वजह क्या देखते हैं आप?
सबसे ज़्यादा आई थिंक सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचवाते हैं ये चीज़। और उस फ्रस्ट्रेशन, जैसे आप बता रहे थे, उस फ्रस्ट्रेशन पॉइंट पर उनको ये है कि उसको ज़िंदा जितना हम दर्द पहुंचवा सकते वही हम करें, एंड इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं। उसे लाइफ ना छीन के भी उसका लाइफ छीन लिया है। सो ये अवेलेबिलिटी और इजी भी है, और तीसरी बात चीप भी है, और सब तरीके से इनको कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है मिलने में। सो आई थिंक दैट्स वाई ये सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं। बट आज जैसे गैंग वॉर में या किसी की जहाँ मॉब लड़ाई में भी जैसे ये यूज़ हो रहे हैं, तो क्योंकि लोगों को अब समझ हो पाया, क्योंकि कोई कंट्री बॉम्ब भी बनवाने के लिए जो चीज़ है और मिलवा के बनवाने में कोई थोड़ा सा नॉलेज होनी चाहिए, और बनवाने में तो मुश्किल है। ये तो कोई इट्स ईजीएस्ट थिंग, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, दुकान पे जाओ खरीद लो और चीपली मिल गया और यूज़ कर दो। तो बैन करना आई थिंक मेरे हिसाब से, क्योंकि जब तक बोलेगा कोई समझेगा नहीं। जैसे यूएस में गन सप्लाई ईजिली, कोई भी एक शॉप में जाके बिना लाइसेंस गन खरीद सकते, इसलिए वहाँ पे सबसे ज़्यादा गन अटैक और गन स्लॉटर होते हैं। अब काफ़ी लोग गन्स के खिलाफ वहाँ पर खटना कर रहे हैं, मोर्चा कर रहे हैं कि गन्स को बैन करो, एटलीस्ट बिना लाइसेंस की गन्स का। सिमिलरली आज इंडिया में ये एक वेपन बन चुके हैं, जैसे हमारा लोग बात कर रहे हैं। इफ इट्स बीइंग यूज्ड, उसको बैन करना ज़रूरत है, क्योंकि कोई भी उस टाइम पे ये समझेगा नहीं हाँ मुझे लीगल एक्शन होएगा या आफ्टर थॉट की कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो ये बैन करना मेरे हिसाब से आई थिंक बहुत जरूरी हो गया है। चलिए संजना, इस चर्चा में आप बने रहिएगा, हमारे साथ लौटेंगे। हम यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद जब हम बात करेंगे कि 80 लोगों का नाम जाहिर कर दिया है यूपी सरकार ने कि उनको वो मुआवजा देंगे, लेकिन बड़ी बात यह है कि 2014 के जो आंकड़े हैं उसमें 310 लोगों को एसिड का शिकार बनाया गया है, और जिसमें सबसे अधिक लोग शिकार हुए हैं उत्तर प्रदेश के। बात करेंगे, छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, और आज हम बात कर रहे हैं कि आखिरकार किस तरह से महिलाओं को एसिड अटैक से बचाया जा सकता है, आखिरकार किस तरह से देश की महिलाएं सुरक्षित रहेंगी, क्योंकि आमतौर पर देखा जा रहा है कि सबसे ज़्यादा महिलाओं को शिकार बनाया जाता है एसिड अटैक का, और अब तो पुरुषों को भी नहीं छोड़ा जा रहा। आमतौर पर लोग अपने लड़ाई झगड़े में भी एसिड का इस्तेमाल करने लगे हैं। तमाम मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में बने हुए हैं, और हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ी हुई हैं लक्ष्मी, जो तमाम उन लोगों के लिए एक अच्छा इंस्पायर करने वाली एक महिला है, जिन्होंने तमाम लोगों को एक सामने एक मिसाल पेश की है कि आखिरकार किस तरह से ऐसे लोगों को जवाब देना चाहिए। लक्ष्मी, क्या वजह मानती हैं आप इसकी कि आखिरकार क्यों लोग अक्सर एसिड अटैक का शिकार करते हैं? देखिए, वो उनकी मेंटली जो भी चलता है उनके दिमाग में, ये तो मैं कभी नहीं बता सकती, कोई नहीं बता सकता है। और जब मेरे ऊपर एसिड अटैक हुआ था तो वन साइड लव था। उन्होंने मुझे प्रपोज किया, और उस टाइम में मैं 16 की कोई भी नहीं थी पूरी तरीके से, और उन्होंने मुझे, वो 32 इयर्स का था, और उन्होंने मुझे प्रपोज किया तो मैंने मना किया, और उन्होंने मेरे ऊपर एसिड अटैक किया। उनका ये था। और बाकी बहुत सारे केसेस में हर एक चीज जो भी है, जैसे प्रॉपर्टी को लेके, जैसे रूपा का केस है कि उनकी मम्मी ने जलन की वजह से ही उनके ऊपर एसिड डाल दिया। तो बहुत तरीके से, थोड़े टाइम पहले भी एक आया था कि एक छोटा सा 2 साल का बच्चा था, और जो उसके पापा थे उसी ने उसके ऊपर एसिड डाला था, अपनी सास के ऊपर और बच्चे के ऊपर।
तो बहुत सारी, और समझ में नहीं आता है कि उस टाइम पे ऐसा कौन सा मेंटली स्टेट पहुंच जाता है दिमाग उनका कि वो इस तरीके से करने पे उतावले हो जाते हैं। लक्ष्मी, हमारे साथ फैशन डिजाइनर संजना जॉन भी जुड़ी हुई है। संजना का ये कहना है कि पूरी तरह से एसिड के ऊपर रोक लगा देनी चाहिए। जो बिक्री इसकी आमतौर पर होती है उसको रोक देना चाहिए ताकि लोगों को आसानी से मिल ही ना पाए। देखिए, मैं इस बात पे एक बात कहूंगी कि अगर एसिड रोक दिया जाता है, उसे बैन कर दिया जाता है, ठीक है, बैन कर दिया, लेकिन जो घर में ब्लेड आपको मिलते हैं, चाकू मिलते हैं, जो केरोसिन का तेल होता है, उससे भी जलाया जा सकता है। उसमें उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कैसे भी उसको मारना होगा वो करेंगे। लेकिन जो हमारी मेंटली स्थिति है कि जैसे कि घर में मैंने देखा है कि हम लोगों को या कोई भी हो, काउंसलिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है, कि हम लोगों को खुद से, पेरेंट्स को भी काउंसलिंग की बहुत जरूरत है। जैसे कि सपोज लड़की होती है, वो अपने घर में बता नहीं पाती है डर के मारे कि हाँ मेरे पीछे कुछ लड़के पड़े हैं, कुछ तेरे साथ भी ऐसे ही रहा था कि क्योंकि मेरा स्कूल ना छूट जाए, ऐसा ना हो जाए। तो सोसाइटी को भी बदलना बहुत जरूरी है। तो हमारी जो सोच है उसको बदलना बहुत ज्यादा जरूरी है, कि जैसे कि बहुत सारी चीजों में ढाला जा सकता है। एजुकेशन पे भी लेके जा सकती है, और बहुत सारे जैसे कि पेंटिंग हो गई है, बहुत सारी चीजें हो गई कि उसमें लेके जाया जा सकता है। पढ़ाई की तरफ खींचा जा सकता है बहुत सारे लोगों को। और बहुत सारी केसेस में ऐसा भी देखा गया है कि वो बिना ही सोच के, बिना वो इस तरीके की, जो मेरे ऊपर जिसने किया था, कि उसकी जो थी लास्ट टाइम उसने मुझे फोन किया था, उसने मुझसे यही पूछा था, आगे तो तुम कुछ करना चाहती हो ना, कुछ बनना चाहती हो, अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करना चाहती हो ना। उनका ये जवाब था। मैंने हाँ बोला, तो उनको पता नहीं उनकी कहाँ पे उनका मेंटल स्थिति पहुंच गया और उन्होंने मेरे ऊपर अगले ही दिन एसिड अटैक कर दिया। तो ये चीज नहीं है कि उसको पूरी तरीके से बैन कर दिया जाए, ये जरूरी कि हम सोच भी बदले। और जो लोग हैं, अभी भी जैसे आशीष जी ने बताया है कि खुलेआम इस तरीके से एसिड बिक रहा है, इस तरीके से नहीं बेचना चाहिए। जैसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स है, हार्पिक वगैरह है, उसको 70 रुपए में दिया जा रहा है, तो इस पे बात किया जा सकता है, चर्चा की जा सकती है, उसको और सस्ता किया जा सकता है ताकि आम लोग भी उसको आसानी से इस्तेमाल कर सके। लक्ष्मी, एक आखिरी सवाल और आपसे जानना चाहूंगा। उसने आपसे, लड़के ने कहा था कि आप अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहती हैं, कुछ बनना चाहती हैं। जिस तरह से अमेरिका के राष्ट्रपति ओबामा की वाइफ पत्नी उनकी आगे आपसे मिलती हैं और आपको वो सम्मानित करती हैं, क्या लगता नहीं है कि उनको वो जवाब मिल गया अब? बिल्कुल, उनको तो तभी वो जवाब, देखा जाए तो उनको तभी वो जवाब मिल गया था जब मैंने अपना चेहरा ओपन करके और पूरी दुनिया के सामने में आई थी। तभी वो उनके लिए एक बहुत बड़ा जवाब था कि सबसे बड़ा चैलेंज यही था। उनका क्या था मकसद? यही, उनको मेरा मारने का मकसद नहीं था कि इसको जान से मार दूं, मारने वाले तो मुझे चाकू मार देते, गोली मार देते। उनका यही मकसद था कि इसकी खूबसूरती को ही मिटा देना चाहिए, आगे इससे कोई शादी ना करे और आगे कोई भी उसको अपनाए ना, वो 4 दीवारी के अंदर बैठ के रोए। तो अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट ऐसा भी कर सकती है कि जैसे आज मैं निकल के बाहर आई थी और बहुत सारी ऐसी लड़कियां जो खुल के बाहर निकल के आ रही है, तो वो उन क्रिमिनलों के लिए एक जवाब है और उस सोसाइटी के लिए भी एक जवाब है। तो गवर्नमेंट इसमें भी इम्प्लीमेंट रिहेबिलिटेशन पे भी काम कर सकती है आगे बढ़ के, कि हम लोगों के लिए कुछ किया जाए ताकि आगे लोग ये सोचे, जिनके दिमाग में गंदगी भरी हुई है, तो वो ये सोचे कि अरे यार मेरे ये सब करने से वो तो अपनी जिंदगी बना लेता है और हम जेल में काटते हैं, वो भी बहुत छोटी बात नहीं है। चलिए लक्ष्मी, आप हमारे साथ जुड़े इस कार्यक्रम के दौरान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी आप अपनी मुहिम को ऐसे ही जारी करते रहेंगे और सैल्यूट करते हैं हम आपकी इस बहादुरी को कि आपने जो एक चैलेंज आपके सामने था उसको आपने फेस किया। बहुत बहुत धन्यवाद लक्ष्मी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। सजना, लक्ष्मी से हम बात कर रहे थे। लक्ष्मी का कहना था कि महज 16 साल की वो थी जब उनके ऊपर एसिड अटैक कर दिया गया। आखिरकार ऐसी मानसिकता क्यों होती है लोगों की कि एक 32 साल का व्यक्ति जबरन उनको प्रपोज करता है और मना करने पर इस तरह की हरकत को अंजाम देता है? ये एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है लोगों में कि जो चीज़ मेरे ना हो वो किसी और के ना हो। ये काफ़ी लड़कों में या लड़कियों में भी ये सोच आते हैं कि अगर तुम मेरे ना बने, मैं तुम्हें किसी और के बनने नहीं देंगे। और जैसे लक्ष्मी ने बताया, उस लड़के का भी सोच ये था कि तुम्हारी खूबसूरती में हटवाए,
कि कोई और तुम्हें शादी ना करे। तो मुझे मना कर दिया, अब बाकी सब पूरे दुनिया तुम्हें मना करेंगे। बट लक्ष्मी ने जितना अपना आत्मा से उसको जो शक्ति था वो सब में नहीं है। और हम जितना भी काउंसलिंग करें, सब लोगों को इतना फैमिली सपोर्ट या कम्युनिटी सपोर्ट नहीं मिलते, यही प्रॉब्लम है। और लकी की लक्ष्मी एक दुर्घटना की बाहर इतना एक शक्ति बन के आ गया। बट कितने लोगों को वो हो सकते हैं, बहुत कम लोगों को वो मौका या वो आत्मशक्ति मिल सकते। तो बाकी लोगों के लिए मैं बता रही कि उन लोगों को हम प्रिवेंट करने का हर तरीका देखने चाहिए। और प्रिवेंशन जो है, हम बोलते हैं आत्महत्या करने के लिए 1000 रास्ता है, बट जहाँ जहाँ हम रोक सकते वहाँ तो हम रोकते हैं। स्लीपिंग टैबलेट्स इजीली अवेलेबल ना हो तो आजकल कितने ज़्यादा हो जाते हैं स्लीपिंग टैबलेट्स यूज़ करने का। लौटेंगे हम आपके पास, लेकिन एक दर्शक वेद प्रकाश सिरसा से हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। वेद प्रकाश, बहुत बहुत स्वागत है आपका, सवाल पूछिए। नहीं जी, इसके बारे में एक सुझाव देना चाहता हूँ जी। कि जो एसिड से अटैक करता है उसको केवल सजा के तौर पर केवल मृत्युदंड हो और इससे कम ना हो। चलिए, एडवोकेट अतुल शर्मा भी हमारे साथ मौजूद हैं। अतुल, आपसे जानना चाहेंगे, दर्शक कह रहे हैं कि मृत्युदंड उसमें होना चाहिए, क्या आपको लगता है कि सजा बढ़ने से अपराध कम हो जाए? एग्री नहीं करता कि मृत्युदंड हो, क्योंकि मेरा मानना यह है कि उस कंडीशन में लड़की की मौत निश्चित होगी। जब आदमी देखेगा कि एसिड अटैक करने के बाद भी लड़की उसके खिलाफ जा रही है और उसे मृत्युदंड हो सकता है, तो कोशिश होगी उसके मरवाने की। तो मैं मानता हूं कि औरतों के खिलाफ और ज़्यादा नाजायज़ और ज़्यादा होंगे, क्योंकि विक्षिप्त मानसिकता के लोग हैं जो हमला करते हैं। और अगर इस तरह की सजाएं हो गई तो मुझे लगता है कि वो फर्दर और ज़्यादा आखिरकार कैसे रोका जाएगा? इसको रोकने के लिए सामाजिक तौर से चीज़ें देखनी पड़ेंगी हमें। जब तक हम सामाजिक तौर से मजबूत नहीं होंगे, हम सोशल स्ट्रक्चर को अपने मजबूत नहीं करेंगे, लोगों को नहीं अवेयर करेंगे कि गलत है। और गलत और समझ का फ़र्क आज के समाज में नहीं हो पा रहा है। और सिर्फ कानून से चीज़ें नहीं हो सकती, आपको गलत और सही का फ़र्क बताना पड़ेगा, बच्चों को समझाना पड़ेगा, उनके साथ टाइम देना पड़ेगा। और आपस में भी सोशल सर्कल से निकलने के बाद आपको देखना पड़ेगा कि बच्चे किस सोसाइटी में पल रहे हैं या बढ़ रहे हैं। इन सब को जोड़ने के बाद ही सॉल्यूशन निकलेगा। अकेले ना कानून से निकल सकता, ना किसी बैन से निकल सकता। लगता नहीं कि इसका सामाजिक के तौर पर बहिष्कार भी करना चाहिए ऐसे लोगों? हाँ, सामाजिक तौर से बहिष्कार, इससे बेहतर कुछ इलाज ही नहीं होता। क्योंकि आज से अगर हम पहले देखें, करीबन 20-25 साल 30 साल पहले देखें, तो गलत लोगों को समाज से बहिष्कार, गाँव या देहात में आज भी कई जगह परंपरा है कि सामाजिक तौर से बहिष्कार कर देते हैं, पर शहरों में वो परंपरा पॉसिबल नहीं है। चलिए, लौटूंगा अतुल शर्मा जी आपके पास दोबारा से मैं लौटूंगा, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण आपने बात की कि समाज से उनका बहिष्कार होना चाहिए। रूपा, आपसे जानना चाहेंगे, 2008 में आपके ऊपर हमला हुआ, कितनी सर्जरी अब तक हो चुकी है, किस तरह का आपका इलाज रहा, कैसा दौर रहा आपका? मेरी अब तक 12 सर्जरी हो चुकी हैं और हर ऑपरेशन में ऐसे इंतजाम की याद दिलाता है। एक ऑपरेशन इतना दर्द भरा होता है कि तुम भूल के भी ये दर्द नहीं भूल पाओगे। हमेशा वही दिन वही रात आंखों के सामने आती है। रूपा, जब तो आपके ऊपर ये हमला हुआ था, उसके बाद पुलिस प्रशासन की तरफ से आपको कितनी मदद मिल पाई? मुझे कोई सपोर्ट नहीं मिला, ना गवर्नमेंट से, ना पुलिस की तरफ से, किसी भी तरफ से नहीं। फिर किस तरह से उसको, क्या जेल कितना टाइम रहा? बस 1.5 साल वो जेल में रही। जैसे मैं तारीख पे जाती थी, वकील भी अजीब तरीके से बातें करते थे, पुलिस भी मतलब बात नहीं करना चाहते थे, उन्हीं को ही सपोर्ट करते थे। आपकी जो सौतेली माँ थी वो 1.5 साल जेल में रही। और वकील के बारे में क्या बताया आपने? वकील भी बात नहीं करना चाहते थे, वो भी चाहते थे पैसा खाना चाहते थे, बस हमेशा पैसों की ही बात करते थे, ढंग से बात करने के लिए आगे बढ़ते ही नहीं थे। अतुल जी, ये मेरा आपसे सवाल है, क्योंकि आपने कहा था कि सामाजिक तौर पर ऐसे लोगों का बहिष्कार होना चाहिए। वकील भी समाज का हिस्सा होते हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हो, हर इंसान समाज का हिस्सा होता है। कहीं लगता नहीं कि अगर जो लोग इस तरह का जुर्म करते हैं, अगर उनकी सिफारिश के लिए, उनको बचाने के लिए, अगर जो हमारा वकील का जो समाज है, अगर वो पूरी तरह से पीछे हट जाए, उनका ये बहिष्कार कर दे कि हम तुम्हारे कोई केस ही नहीं लड़ेंगे? नहीं, इसमें 2 तरह की राय आती हैं, क्योंकि वकील अगर देखा जाए तो सबसे मुखर रूप है सामाजिक होने का जी। उससे ज़्यादा किसी भी प्रोफेशन में नहीं होता उतना मुखर जितना वकील होता है।
जहाँ तक बहिष्कार करने की, क्योंकि मुझे लॉ अपने आप में जो एडवोकेट एक्ट है वो मुझे मना करता है कि मैं किसी भी आदमी का इस तरह से केस लड़ने से मना कर दूँ, चाहे वो किसी भी तरह का विक्टिम हो, किसी तरह का भी एक्यूज़ हो, मैं मना नहीं कर सकता। तो इससे लगता नहीं जो बाहुबली जो ज़्यादा पावरफुल लोग होते हैं उनको सज़ा नहीं हो पाती? नहीं, क्योंकि सज़ा होना या बहिष्कार करना ये दो अलग चीज़ें होती हैं। वकील का काम सज़ा से बचाना नहीं होता, उसे लीगल एडवाइस देना होता है और कोर्ट को प्रॉपरली असिस्ट करना होता है। वकील का काम सज़ा से बचाना नहीं होता। हम दूसरे सेंस में देख अतुल मैं संविधान और कानून से ज़रा हटके एक बात करता हूँ आपसे। अगर कोई व्यक्ति किसी भी महिला के ऊपर तेजाब फेंक के आपके पास जाता है कि मैंने उसको जला दिया है और मुझे उसमें बचाना है, क्या आप का ये ज़मीर गवाही देगा कि मैं उसको बचाऊं? नहीं, ज़मीर तो ऑब्वियसली गवाही नहीं देगा, पर क्योंकि मेरा एक्ट कहता है, मेरा प्रोफेशन कहता है, तो कोई एडवोकेट मना नहीं कर सकता उसके लिए प्रोफेशनली। आशीष, क्या ये वजह है एक कि अगर वकील इस चीज़ को मान लें कि इस लोगों को साथ नहीं देंगे तो उससे कुछ लगाम लगेगी? जैसे अतुल जी ने कहा कि एडवाइस देना काम होता है, तो एडवाइस तो ठीक है, मतलब एडवाइस तक तो ठीक है, मगर उसके बाद अगर आपको पता है, मतलब अगर आपको पता है कि वो अटैकर है और आप उसको बचा रहे हैं तो गलत है। गलत है। एडवाइस देना ठीक है, एडवाइस तो राय सुमारी तो बनती है, कैसे क्या होगा किसी जगह। और आज के मतलब बात करूं तो आज जुडिशरी अच्छा काम कर रहा है एसिड टैक्स को लेकर, बहुत सारे अच्छे उसने डिसीजन दिए हैं, तो जुडिशरी लेवल पर काम अच्छा हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट लगातार गाइडलाइन जारी कर रहा है, तो कोर्ट अपना काम कर रहा है, मगर एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट काम नहीं कर रहा है, जुडिशरी अपनी काम कर रही है। जी, चलिए सजना, आपसे जानना चाहेंगे कि अगर एक एसिड अटैक करके कोई भी व्यक्ति अगर वकील के पास जाता है और कहता है कि मैंने एसिड अटैक कर दिया, किसी को जला दिया है, और वकील उसका केस लड़ने से अगर इनकार कर दे, तो लगता नहीं कि ऐसे मंजिलों पर बहुत जल्दी लगाम लग जाएगी? सी प्रॉब्लम यह है, सब अपना प्रोफेशन को आज एक फाइनेंशियल रूप में चला के देखते हैं, एंड सिर्फ पोजीशन का ही नहीं, वो लोग सोचते हैं मेरा काम है। जैसे एक खूनी भी हो या मास अटैकर जो भी हो, टेररिस्ट भी हो, उनको भी सेवा करने के लिए अलग अलग प्रोफेशनल फील्ड में लोग होते हैं, और ये सब अपनी मॉरल या सोशल ड्यूटी समझ के करते हैं, या बिकॉज दे हैव सम गेन, उनको कोई फ़ायदा है इसलिए करते हैं। बट अगर स्ट्रिक्ट मॉरल तंग पे कि हाँ, हम धार्मिक रूप में अगर हमारी समाज को देख के सोच के काम करते, तो ऑब्वियसली ऐसे एक गुनहगार के साथ कोई भी साथ नहीं देने चाहिए, एंड लॉ भी जो गुनहगार है उसको कदम धड़ना देना ज़रूरत है, बिकॉज एक को अगर छोड़ते हुए देखते हैं, या जैसे अभी बात कर रहे थे 1.5 साल में छोड़ गया, तो क्या है, एक किसी का लाइफ आप पूरे लाइफ डिस्ट्रॉय किया है और खुद 1.5 साल में बच गया, वो गलत है। सो आई थिंक एक जज हो, वकील हो, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव लीगल सिस्टम, जो भी एक, आई थिंक एज अ इन टोटलिटी सबको जो इतना बड़ा गुनाह कर रहे हैं उनको दोबारा ये करने का मौका भी नहीं, एक एग्जाम्पल सेट करनी चाहिए कि दूसरा जो देख रहे हैं ये देख के उस पर कम से कम एक डर हो जाए कि उसकी हिम्मत ना हो फिर ऐसा कोई भी गुनाह करने की। संजना, एक और दिलचस्प सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा, चूँकि बॉलीवुड से आपका ताल्लुक है और बॉलीवुड की हस्तियों के साथ आपका अभी भी यहाँ उठना बैठना है। कहते हैं कि जब से सिनेमा का दौर ज़्यादा चला है तभी से प्यार, इश्क, मोहब्बत का जुनून लोगों के सरों पर ज़्यादा सवार हुआ है, और यही वजह है कि जो ये प्यार, एक तरफा प्यार का ही मामला ज़्यादा सामने आता है। तो कहीं लगता नहीं कि बॉलीवुड को भी एक पहल करनी चाहिए, इस तरह की मुहिम एक चलानी चाहिए, क्योंकि सभी लोगों का ये भी मानना है कि जागरूकता की सबसे ज़्यादा कमी है? डेफिनेटली, मैं हरदम ये बोलती, मूवीज़ हो, एडवर्टिजमेंट्स हो, सॉन्ग्स हो, ये सब चीज़ लोगों पर काफ़ी इन्फ्लुएंस करते हैं, सबसे ज़्यादा मूवीज़, क्योंकि स्पेशली इंडिया में स्क्रीन में जो भी देखता वो ब्लाइंडली लोग फॉलो करते हैं, और आई थिंक धार्मिक रूप में कुछ मैसेज नहीं जा रहे। आज जो भी सोशली जो भी है मूवीज़ में जाते हैं, ऐसे वायलेंस का, सेक्सुअली एक्सप्लिसिट चीज़ों का, तो ये बहुत स्ट्रिक्टली कंट्रोल करना, इवन एसिड अटैक्स का जो है आइडियाज़ देना कम से सबसे ज़्यादा आई थिंक मूवीज़ या ऐसे चीज़ों से ज़्यादा फैलते हैं। सो सेंसर से ये ऐसे गलत मैसेजेस समाज तक पहुंचवाने, या यूथ जो है जो इजीली इम्प्रेशनेबल, उनका मन बहुत इजीली मैनिपुलेट हो जाता है स्क्रीन से, सो इनको सही मैसेज देना ज़रूरत है कि ऐसा करना बिल्कुल मना है। मना क्या, आप ये करने से एक
कर्म जो है आपका कितना गलत है। और एक मैसेज मूवी से नहीं, आई थिंक सोशल मीडिया जितना भी है, फेसबुक को, व्हाट्सएप को, जो भी ये लोग यूज़ करते हैं, इस पर आई थिंक कॉन्स्टेंटली अगेंस्ट वायलेंस, प्रिवेंशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, ये हर दम जाना कि इनमें भी आप एक माँ या एक बहन देख लो, क्योंकि आप जो कर रहे वो भी किसी का बेटी है, वो भी किसी का बहन है। इनको ये समझाना बहुत ज़रूरत है कि जब ये करने से पहले कम से कम एक बार सोचे जो मैं कर रही हूँ वो किसी की बहन या माँ बेटी है। यानी कि सोचना अगर जरूरी होगा, लेकिन संजना ये भी कहते हैं कि अगर इंसान की सोचने समझने की शक्ति पूरी तरह से काम करे तो शायद इस तरह के गुनाहों को वो अंजाम ना दे। आशीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष, उत्तर प्रदेश सबसे ऊपर है इन वारदातों के मामले में, क्या वजह देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में ही यहाँ पर सबसे ज्यादा इस तरह की वारदातों को अंजाम दिया जाता है? देखिए, पहली बात तो जो पेट्रियार्की सोच है, हमारी पितृसत्तात्मक सोच है जी, वो लगातार मतलब रूरल एरियाओं में ज़्यादा है। मतलब हम अपने घर के पास जाते हैं तो लड़की को इस तरह ट्रीट किया जाता है जैसे लगता है कोई वस्तु है, और लड़की ना नहीं कर सकती, और लड़की पर तमाम तरह के बंधन है, तमाम तरह की चीज़ें हैं। वो घर से निकलेगी तो अपने छोटे भाई के साथ जाएगी, वो कहाँ जाती है, कैसे रहती है, उसका फ़ोन चेक किया जाता है। तो ये जो धारणा है हमारे घर, माँ को भी जिस तरह ट्रीट किया जाता है कि अगर घर में माँ है तो उसके पिता किस तरह बात करा, तो जो हमारी टेंडेंसी, जो हमारी जो साइकोलॉजिकल जो ट्रीटमेंट हमारा है, वो लगातार ये होता रहता है कि लड़की तो एक वस्तु है और उसे जब चाहो बिगाड़ सकते हो, जब चाहो वजह से भी रख सकते हो। तो ये यूपी के रूरल एरियाओं में, मतलब रूपये में ज़्यादातर केस है, क्या लोग एजुकेटेड कम है लोग, तो वो उसी धारणा के में आते हैं कि इसने मना कैसे कर दिया, मतलब लड़की ने मना कैसे कर दिया, लड़की हो के ना मना कर दिया। मतलब ये हमने बहुत सारा जब काम किया तो उसमें पता चला कि ये केवल फेंका गया कि उसने मना कर दिया, और लड़की थी इसलिए मना कर दिया, इसलिए उसने फेंक दिया। तो चेहरे को टारगेट किया गया। यहाँ पर चूंकि आपने काम किया है उत्तर प्रदेश में भी जाके, ये जो मामले आपको मिले हैं, क्या ये जो रूरल एरिया है, ग्रामीण क्षेत्र है ये उत्तर प्रदेश का, उसमें ज्यादा मामले देखे गए या फिर शहरी क्षेत्रों में ज्यादा देखे? ज्यादातर गाँव एरिया में जी, ज़्यादातर गाँव, शहरी एरिया में कम एसिड अटैक्स हैं, मगर गाँव में ज़्यादा एसिड अटैक्स हैं। और इवन ये है जो इसमें बहुत सारे केसेस 187 बताए, 185 जो भी बताए हैं एनसीआरबी में, मगर उससे ज़्यादा केसेस हैं। जो बहुत सारा केसेस क्या होता है, रिपोर्ट नहीं होता, वो आपकी पंचायत होती है, जो ग्राम सभा होती है, जो लगती है वहाँ पर, वही निपटारे हो जाते हैं। वो ठीक है, वो क्योंकि जो दलित था, वो लड़की दलित थी और उसने एसिड फेंक दिया, तो उसको मामला वही सुलटा दिया, लड़की दलित थी, लड़का सामान्य वर्ग से था। तो इस तरह के केसेस हैं। मतलब वहाँ पर जो रिपोर्टेड केसेस है ना, थाने तक जाता नहीं, थाने तक केस चला गया तो वापस आ जाता है, क्योंकि वहाँ पर उनका बाहुबली लोगों का जो प्रकोप होता है, प्रधान का होता है, जो वहाँ के जो वैसे लोग होते हैं वो वापस कर लेते हैं केस, क्योंकि वो लड़के को बचाना होता है, लड़के का नाम होता है, उसको पढ़ाई करने जाना होता है, उसको नौकरी करना होता है, लड़की का तो जीवन ही नहीं होता है। तो ये सब चीजें जो है, मतलब बहुत सारे केसेस रिपोर्ट नहीं होता है, रूरल एरिया रिपोर्ट नहीं हो पाता, जिसकी वजह से वो दब के ऐसे ही रह जाते हैं। और 185 जो डेटा आया है, इसमें ज्यादातर केसेस हैं कि रूरल, जैसे बिहार में बहुत सारा केसेस है, बिहार दूसरे नंबर पर है, एमपी में है, अब दिल्ली में 27 केसेस, आप बताइए आप क्या बात करेंगे, दिल्ली में 27 केसेस हैं, जहाँ पर पूरा पुलिस प्रशासन भी, पूरा मूवमेंट यहीं से होता है, पूरी बात यहीं पर होती है, बहुत बड़ी सरकार यहाँ चलती है, सब अधिकतर इंटेलेक्चुअल माने दिल्ली में रहते हैं। तो मतलब जब यहाँ पर इतना, एक डॉक्टर के ऊपर डॉक्टर ने एसिड अटैक कर दिया रजौरी गार्डन में लास्ट ईयर, बिल्कुल, तो आप समझ लीजिए कि मतलब ये तो मानसिकता है, स्कूटी से वो जा रहे थे, सर कह रहे हैं कि मानसिकता है, तो मानसिकता है ये, और इस मानसिकता को खत्म करने के लिए हमें घर से अपना तैयारी करनी होगी, घर से बात करनी होगी, घर से हमें ये बताना होगा कि ये बेसिक्स हमारे हैं और इनको इन पे काम करना होगा, तो घर में एक माहौल देना होगा। लौटूंगा से आपका। रूपा, अभी आप पूरी तरह से स्टैंड हैं, स्टॉप एसिड अटैक के साथ आप काम कर रहे हैं, उनके साथ आप जुड़े हुए हैं, क्या अभी घर परिवार में माता से, पिता से, किसी से बात होती है कोई? नहीं, मम्मी पापा से कोई मेरा मतलब नहीं है, बातचीत नहीं होती, 2-3-4 साल हो गए उनसे बिल्कुल मैं अलग हूँ। चाची चाचा के पास रहती हूँ और कैंपेन में जुड़ी हुई हूँ, यहाँ पे काम करती हूँ। कैसा महसूस करते हैं आप, चूंकि बताया अभी आशीष ने भी, और आप भी बता रहे हैं, खुद आप फैशन डिजाइनर हैं और तमाम कॉस्ट्यूम आप तैयार करते हैं जो कि इंटरनेशनल मार्केट में भी वो बेची जाती हैं। जब मेरे ऊपर एसिड अटैक हुआ था तो मैं फेस कवर करके चलती थी, मैं घर से बाहर ही नहीं निकलती थी। तब मेरा लास्ट ऑपरेशन चल रहा था, एक अर्चना करके लड़की थी, उसके ऊपर भी एसिड अटैक हुआ था, उसने मुझे एनजीओ के बारे में बताया। तब मेरा लाइफ का पहला दिन था कि मैं एनजीओ से मिलने गई, और लाइफ में मैं पहली बार अपने घर से निकली थी और मैं फेस कवर करके निकली थी। जब धीरे धीरे करके मैं एनजीओ में जुड़ी, सबने मुझे सपोर्ट किया, जो हिम्मत मुझे अपने घर से मिलनी चाहिए थी वो मुझे कैंपेन में जाके मिली। एक परिवार मिला मुझे अच्छा खासा, जो मेरे पास नहीं था। मुझे प्यार नहीं मिलता था अपने घर में, मुझे सब लोगों से प्यार मिला, सपोर्ट मिला। मैंने फेस कवर करती थी, मैंने फेस ओपन करना शुरू कर दिया, घर से अकेले ट्रैवल शुरू कर दिया।
अकेले आती थी, अकेले जाती थी। काफ़ी लोग मेरे परिवार में ने मुझे रोकने की बहुत कोशिश करी, लेकिन मैं नहीं रुकी। चलिए रूपा, लौटूंगा मैं आपके पास। हरेंद्र इंसा एक दर्शक हमारे साथ लुधियाना से जुड़े हुए हैं। हरेंद्र, बहुत बहुत स्वागत है आपका, सवाल पूछें। चलिए, शायद संपर्क इनसे हमारा टूट गया, फिर से हम बात करेंगे। रूपा, लक्ष्मी से आप मिले होंगे सबसे पहले। हाँ। क्या सीखा लक्ष्मी? मुझे मैं लाइफ में मेरी अच्छी सबसे फ्रेंड लक्ष्मी दी है, जिनसे मैं अपने मन की हर बात कर लेती हूँ और उनसे मेरी शुरुआत से अभी तक बात होती रहती है। सबसे ज़्यादा सपोर्ट उन्होंने ही मुझे किया और आज उन्हीं की वजह से मैं हिम्मत करके बाहर निकलती हूँ। आशीष, आपसे एक आखिरी कमेंट्स में चाहूँगा कि आपको लगता नहीं है, चूंकि ये युवा हैं जो सबसे ज़्यादा इस तरह की वारदातों को अंजाम देते हैं, संजना से भी हमने जिक्र किया, आपसे भी हम चाहेंगे कि जिस तरह से तमाम फिल्मों में नशा को लेकर, सिगरेट तंबाकू को लेकर विज्ञापन किए जाते हैं और जो फिल्में बनाई जाती हैं, अगर एसिड अटैक को लेकर भी इस तरह की मुहिम चलाई जाए और बॉलीवुड के जरिए इस तरह का मैसेज दिलवाया जाए तो निश्चित तौर पर इससे छुटकारा मिल सकता है। बिल्कुल, मतलब हम लोग हीरोइज्म में जीते हैं, मतलब हमारा इंडिया हीरोइज्म में जीता है। वो कोई एक्टर कुछ कह देता है तो लोग मान लेते हैं, तो वैसा करके से पीवीआर में दिखाते हैं, जैसे कोई हम सोच तो लगातार हम लोग बात करते रहते हैं कि इस तरह के मैसेज सिनेमा से जाने चाहिए और तमाम सेलिब्रिटीज़ को ट्वीट करने। और ये बात है कि उसका स्क्रीन प्ले नहीं होना चाहिए, क्योंकि कहानियां वही दिखाई जाती हैं जो घटित हो चुकी हैं, जो एक्टिव। चलिए, लौटूंगा मैं आपके पास। आशीष, हरिंदर इंसा हमारे साथ दर्शक जुड़ी हैं एक। हरिंदर, बहुत बहुत स्वागत है आपका, सवाल पूछिए। नमस्कार सर। जी नमस्कार, बताएं। सर, पहले तो मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ आपके प्रोग्राम के जरिए जी, कि जो डेरा सच्चा सौदा संस्था है, हाँ जी, उनके जो गुरु जी हैं, गुरु नीतकाम भीम सिंह इंसा जी, उन्होंने जो लड़कियों पर एसिड फेंका जाता है, मतलब उनके चेहरे खराब हो जाते हैं, तो उनके लिए मतलब हमारे गुरुजी ने मतलब लड़कियों को मतलब जैसे चेहरे खराब हो जाते हैं तो उनको पसंद नहीं किया जाता, उनके साथ कोई शादी नहीं करता है। तो हमारे गुरुजी ने मतलब ऐसे मतलब इस तरह का प्रोग्राम किया है कि उन लड़कियों के साथ हमारे जो डेरे के जो मतलब अनुयायी हैं वो उनके साथ शादी करेंगे। और गुरुजी ने ये भी कहा है कि मतलब उन लड़कियों को जो चेहरे खराब हुए हैं तो उनके इलाज के लिए भी मतलब पूरा सहयोग किया जाएगा। तो मैं आपसे ये एक बात ये कहना चाहती हूँ कि ये जो लड़कियों पर एसिड फेंका जाता है, ये ज्यादातर तो मतलब यही होता है कि लड़की ने जवाब क्यों दे दिया है जी, लड़कों का अहंकार ज्यादा हो जाता है कि लड़की ने मेरे सामने जवाब क्यों दे दिए। चलिए हरिंदर, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमसे जुड़ी, आपने हमसे बात की और एक महत्वपूर्ण बात आपने की। संजना, सबसे आखिरी रिएक्शन मैं आपका लेना चाहूंगा। डेरा सच्चा सौदा संस्थान एक उसने कहा है कि जो एसिड अटैक महिलाओं के ऊपर किया जाता है उनका इलाज वो करवाएगा और ऐसी लड़कियों से शादी करने के लिए जो उनके सेवादार हैं, जो उनके जुड़े हुए लोग हैं, उन महिलाओं से वो शादी भी करेंगे। किस तरह की देखते हैं इस पहल को आप? आई थिंक बहुत अच्छा स्टेप है, क्योंकि एक सही मैसेज जा रहा है समाज में कि इनको भी एक वापस ज़िंदगी मिल सकते हैं। और डेफिनेटली हॉस्पिटल्स जहाँ पे ये ऐसे विक्टिम्स का सर्जरी और उनका जो मेंटल सपोर्ट, बिकॉज आई थिंक जैसे काफ़ी लोगों को उस टाइम सबसे ज़्यादा चाहिए मेंटल सपोर्ट, सो वो देना भी ज़रूर। साइकियाट्रिक से लेके प्लास्टिक सर्जरी सब जहाँ पे है, आई थिंक थोड़ा सा ज़्यादा इनका हाईलाइट करना चाहिए कि अगर आप किसी के साथ ऐसा घटना हुआ है वो लोग कम से कम इधर आ सकते हैं। बहुत अच्छा इन लोगों ने किया कि एक ग्रुप बनाया है सपोर्ट के लिए और इन लोगों के थ्रू पहुंचवा सकते हैं। बट जैसे यूपी में अभी शुरू हुआ है, आई थिंक जिन जिन स्टेट में इसका ज़्यादा प्रॉब्लम है वहाँ पे हॉस्पिटल्स में ये इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरत है, क्योंकि जिस कैटेगरी में ये हो रहे हैं वो लोग अफोर्ड कर नहीं पाएगा। वो इसका चूंकि इलाज इतना महंगा है संजना कि वो लोग इसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे कि इतने पैसे उनके पास हों कि वो इसका इलाज करा सकें। सभी मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे यहाँ पर स्टूडियो में आए और इस चर्चा में शामिल हुए। संजना, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप अपना कीमती वक्त निकालकर हमारे पास आई। डेरा सच्चा सौदा संस्थान ने ये पहल तो की है कि एसिड अटैक से जो महिलाएं इसका शिकार होती हैं उनकी वो मदद करेंगे, लेकिन देखना ये होगा कि ये पहल उनकी कितनी कारगर साबित होती है। बहरहाल, कैसे लगेगी महिलाओं पर होने वाले तेजाबी हमलों पर लगाम, ये एक ऐसा सवाल है जिसने पुलिस और प्रशासन दोनों की ही कार्यप्रणाली पर कई सवाल या निशान
खड़े कर दिए हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जब तक देश की आवाम इस घिनौने अपराध के खिलाफ एकजुट नहीं होगी, तब तक अपराधी प्रवृत्ति के लोग इस तरह की घिनौनी वारदातों को अंजाम देते रहेंगे। इसीलिए जरूरी है कि आप अपने आसपास रहने वाले लोगों को जरूर सचेत करें कि होशियारी के साथ रहें और अगर कुछ भी असामान्य दिखाई पड़े तो तुरंत पुलिस को सूचित करें। तभी महिलाओं के खिलाफ होने वाले इस घिनौने अपराध पर रोक लग सकती है। आज के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।